आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं क्लास 12 इतिहास के 400 क्वेश्चंस का महातांडव सीरीज। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये जो महातांडव सीरीज होने वाला है, जहां पर हमारा 400 क्वेश्चन का सीरीज है, अगर आप लोग इतना सारा कर लेते हैं ना तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। आप लोगों के एग्जाम में जितना भी क्वेश्चंस आएगा आप लोग हर एक क्वेश्चंस को बनाकर घर आएंगे। और यहां पर क्या करिए, जो यहां पर मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, आप लोग सबसे पहले क्वेश्चंस को देखिए और अपने मन में आंसर को सोचिए। और आप लोग देखिए कि आप लोग कितना यहां पर आंसर सही करते हैं, कितना गलत करते हैं, हर एक चीज को यहां पर आप लोग देखिए और नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करिएगा। देखिए इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए जब इतना चीज किया जा रहा है तो आप लोगों को भी थोड़ा सा सपोर्ट करना बनता है। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सुंदर सुंदर कमेंट्स करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा महातांडव सीरीज। और देखिए जो महातांडव सीरीज है 400 क्वेश्चंस का ये जो महातांडव सीरीज चलेगा, यहां पर हमारा टर्म 1 भी कवर होगा और टर्म 2 भी कवर होगा। और यहां पर ये जो हमारा आज का ये जो महातांडव सीरीज है, इसमें हम लोग यहां पर कितना क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो 134 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और आगे जो हमारा वीडियो जाएगा वहां पर हम लोग हर एक चीज को मतलब कवर करेंगे और कुल मिलाकर 400 प्लस क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा महातांडव सीरीज का यहां पर है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में हुई। तो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसका जो अध्यक्ष था, एक्चुअल में यहां पर अस्थायी अध्यक्ष था, कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या था, वहां पर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। फिर यहां पर क्या होता है, 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, पारित करते हैं। और वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका का रूप ले लेता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर डिस्कस करते हैं, क्या है कि संविधान सभा के 4 सदस्यों का नाम लिखें। तो यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप लोग कोई सा भी यहां पर 4 नाम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पर सारा का सारा क्वेश्चन हमारा यहां पर जो 134 क्वेश्चन है, सारा का सारा हमारा टर्म 2 वाला क्वेश्चन है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर यहां पर 3 देख लेते हैं, क्या है कि संविधान सभा के 2 महिला सदस्यों के नाम बताएं। 2 महिला सदस्य का नाम बताना है। यहां पर मैंने 3 लिख दिया है, क्या क्या है, तो सरोजिनी नायडू, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, याद रखिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अध्यक्ष था, एक्चुअल में स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। और यहां पर देखिए यहां पर आगे क्या है, जो क्वेश्चन दिया गया है कि भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया। तो इसका भी आंसर 26 जनवरी 1950 होगा, इसलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर क्या दिया गया, देख लीजिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो सी राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि भारत का संविधान कब बना। तो भारत का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बना था। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, क्या है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर क्या है, देख लीजिए कि भारतीय संघ में हैदराबाद का विलय कब हुआ। कब हुआ था, 1948 में हुआ था। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। हर एक चीज को मैंने गूगल से सर्च कर लिया है, हर एक चीज को अच्छी तरीके से किया है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। इसलिए तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि थोड़ा सा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके। आपके कॉन्टेक्ट में जितने दोस्त होंगे और हर एक चीज मिलेगा सर, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, हर एक चीज को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर क्या दिया गया कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में किस प्रस्ताव को पेश किया। तो उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। कब पेश किया था, मैंने आपको अभी बताया, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। 13 दिसंबर 1946 का डेट याद रखिएगा। इसी डेट को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर क्या दिया गया कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, मतलब कौन इसको चला रहा था, संचालन कौन कर रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ। किस मिशन के तहत हुआ था, तो कैबिनेट मिशन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देख लीजिए कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था। तो 1946 में हुआ था। नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि देखिए यहां पर 9 दिसंबर 1946 को हमारा पहला बैठक हुआ, तो जाहिर सी बात है 1946 में इसका गठन हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर क्या है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर क्या दिया गया है कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा
लगा था? आप सभी को पता होगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का यहाँ पर समय लगा था। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि भारतीय संविधान के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए थोड़ा मैं स्पीडली बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन और आप लोगों का टाइम बहुत ही कीमती है, टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 की संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389, ठीक है, 389 सदस्य थे। और ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य थे? तो 292 सदस्य थे। और यहां पर देखिए चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्य थे। और देशी रियासतों से कितने सदस्य थे? तो 93 सदस्य थे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए क्या है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया गया? देख सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय का पद कब धारण किया? कब धारण किया था? 24 मार्च 1947 को धारण किया था, याद रखिएगा। फटाफट नोट डाउन करते चलिए। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया गया है कि संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है क्या दिया गया? देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर क्या है कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो लियाकत अली खान था। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे है? तो ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट जो थी ना वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगर यहां पर भारतीय का बात किया जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए यहां पर भारतीय महिला की अगर बात किया जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 में हुआ था, ढाका बांग्लादेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई? तो 1940 ईस्वी में उठाया था। क्वेश्चन नंबर 36 पाकिस्तान के विचार के जन्मदाता कौन थे? चौधरी रहमत अली इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए यहां पर क्या दिया गया, जिसे देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1939 से। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी? तो मुस्लिम लीग ने दिया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट क्या है कि कैबिनेट मिशन योजना के 3 सदस्य कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। अगला प्रश्न देख लीजिए यहां पर क्या दिया गया, देख सकते हैं आप लोग क्या है कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया था। भारत को विभाजित करने की माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया था, नोट डाउन करिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो 1947 को यह भी बना था, याद रखिएगा। 15 अगस्त 1947 ईस्वी जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर। बाबरनामा ग्रंथ किसने लिखा था? तो बाबर ने लिखा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन को यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर मैंने हर एक चीज को लिख दिया है। क्या लिख दिया है कि तुजु के बाबरी अथवा जो बाबरनामा है भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मलिखित जीवनी है। मतलब बाबर का इसमें पूरा लाइफ के बारे में बताया गया है। बाबर ने किस कृति की रचना तुर्की भाषा में की थी? देखिए साफ साफ लिखा गया है कि इसका जो रचना क्या है, किसने क्या है, बाबर ने क्या है। लेकिन बाद में क्या होता है कि बाद के समय में बाबर के जो पोते हैं अकबर ने मतलब 1583 ईस्वी में क्या है अब्दुर रहीम खान खाना द्वारा तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद कराया। देखिए फारसी में जो अनुवाद किया था उसका नाम है अब्दुर रहीम खान खाना, ठीक है, अब्दुर रहीम खान खाना इसका सही आंसर होगा। मतलब जो फारसी में अनुवाद किया था, लेकिन तुर्की भाषा में जो क्या है यहाँ पर जो बाबरनामा है वो बाबर ने ही किया था, याद रखिएगा। फटाफट हर एक चीज देख लीजिए। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या देख लीजिए अकबरनामा की रचना किसने की? तो अबुल फजल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न तुजु की जहांगीरों की रचना किसने की? जहांगीर ने क्या था? बादशाह नामा किसने लिखा? तो देख लीजिए बादशाह नामा यहां पर किसने लिखा है? तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है। अगला प्रश्न क्या है कि बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में किसको पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्वेश्चन 50 क्या है कि 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? तो राणा सांगा को पराजित किया था। अगला प्रश्न है कि अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक था। पानीपत के द्वितीय युद्ध का वर्ष क्या था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, देख सकते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध का वर्ष क्या था? तो 1761 था। मुगल कालीन चित्रकला
किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची, तो जहांगीर इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आगे क्या दिया गया कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर, ठीक है, रॉ लिख दीजिएगा, बहादुर शाह जफर इसका सही आंसर हो जाएगा, जफर, यहाँ पर रॉ लिखिएगा, ठीक है सर, याद रखिए। आगे चलिए, आगे देख लीजिए क्या कि कोई दो विदेशी यात्रियों का नाम लिखिए जो मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आए, तो कैप्टन हॉकिंस एवं पॉल कैनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या कि उर्दू का जन्म किन दो भाषाओं के संपर्क से हुआ, तो फारसी और हिंदी भी इसका सही आंसर हो जाएगा। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था, याद रख लीजिए हर एक चीज को। आगे चलिए क्या है कि फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया, तो अकबर ने ही बनाया था, ठीक है, अकबर ने ही यहाँ पर बनाया था। अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही या फिर दी ए इलाही धर्म चलाया, तो 1582 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया, तो अकबर ने किया था, याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, तो अकबर ने किया था। किस मुगल शासक ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया, तो जहांगीर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि रामचरितमानस के लेखक, देखिए यहाँ पर एक तो चीज क्लियर हो जाता है कि रामचरितमानस के लेखक है तुलसीदास, और तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे। आगे क्या है कि कोरोमंडल तट के व्यापारी क्या कहलाते थे, इसको बोला जाता है चट्टी, चड्डी नहीं बोलेगा, चट्टी, चट्टी, ठीक है, चट्टी। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था, तो ये हो जाएगा अकबर, आपका सही आंसर। आगे क्या है कि जजिया किससे लिया जाता था, तो जिम्मियों से लिया जाता था। जिम्मी जो गैर मुस्लिम होते थे उसी को जिम्मी कहा जाता था, यहाँ पर लिख लीजिए, मैंने हर चीज को लिख दिया है। आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए कि भारत में किस यूरोपीय वाणिज्य कंपनी ने सर्वप्रथम अपना ठिकाना बनाया, तो पुर्तगाली इसका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर क्या कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1600 ईस्वी में हुआ था। किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुई, तो 1765 में प्राप्त हुआ था। आगे क्या है कि कार्नवालिस कोड कब बना, तो 1793 इसका सही आंसर होगा। शायद मैंने एक वीडियो में कुछ गलती बोल दिया था, लेकिन इसका एक्चुअली में सही आंसर हो जाएगा 1793, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे क्या है कि स्थायी बंदोबस्त बंगाल और बिहार में किसके द्वारा लागू की गई, तो लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। यहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले किस प्रांत में लागू की गई, तो बंगाल में लागू किया गया। अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी होता था, कौन होता था, तो जमींदार होता था। आगे यहाँ पर क्या देख लेते हैं यहाँ पर कि राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी कौन था, तो यहाँ पर जमींदार। स्थायी बंदोबस्त कब और कहाँ लागू किया गया, तो स्थायी बंदोबस्त 1793 में बंगाल में लागू किया गया था, याद रखिएगा। संथाल विद्रोह के दो मुख्य नायकों का उल्लेख करें तो सिद्धू कानू हो जाएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 में हुआ था। फिर यहाँ पर आगे देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। सर वीडियो को दबा के शेयर करिए, बहुत मेहनत लग रहा है और बहुत बक रहा हूं मैं, ठीक है, बहुत मेहनत लगा है पीडीएफ को बनाने में, पढ़ाने में, तो आप लोग जरूर शेयर करें, मतलब लाइक कर दीजिए सर, लाइक करिए और कमेंट्स तो जरूर करिए। व्यूज बहुत ही अच्छा खासा जाना चाहिए इस वीडियो में। आगे चलिए, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 82, संथालों को बसने के लिए दिया गया भूभाग क्या कहलाता था, इसको बोला जाता दामिने को बोला जाता था। जमीन को जलाकर साफ करके खाद हेतु राख का प्रयोग किया जाता था, ऐसी खेती क्या कहलाती है, इसको बोला जाता था झूम खेती। आगे यहाँ पर संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो संथाल विद्रोह के जो नेता थे सिद्धू और कान्हू थे, सिद्धू कान्हू इसका सही आंसर हो जाएगा। मुंडा विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा, उलगुलान विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं क्या है कि रेतवाड़ी व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू की गई, तो बंबई, असम और मद्रास में। बंबई दक्कन में ब्रिटिश द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का क्या नाम था, तो रेतवाड़ा इसका नाम था। फिर आगे क्या कि रेतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था, तो किसान यानी कि जो रैयत होता था वही होता था। आगे चलिए देखिए आगे यहाँ पर क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 90, किस प्रणाली में राजस्व की राशि सीधे रैयत यानी कि किसान के साथ तय की जाती थी, तो रैयतवाड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ, तो 1875 में इसका गठन हुआ था। आगे देख लीजिए यहाँ पर आगे हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है कि किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है, तो बुकानन की रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट, दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट, ये सब की मदद से पता चलता है। आगे क्या है, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है, तो 5वीं रिपोर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देख लीजिए क्या है कि अवध यानी कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। अगर आप लोग शर्मा के पेपर को देखेंगे तो शर्मा के पेपर में इसका आंसर गलत लिखा हुआ है, इसका एक्चुअल में सही आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल, ठीक है। अवध यानी जो लखनऊ में जो विद्रोह का जो नेतृत्व किया था किसने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था, याद रखिएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब ने, किसने, नाना साहब। 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 4 पुरुषों के नाम लिखें। 4 तो पुरुष का यहाँ पर नाम लिख देना, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, मंगल पांडे, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे एवं कुंवर सिंह।
नहीं, ठीक है। फिर आगे क्या, 18 संतान के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 4 महिलाओं के नाम लिखें। तो रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, महारानी सिंधिया और अवंतीबाई इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मंगल पांडे इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 98 के 1857 के विद्रोह में बिहार यानी जो आरा, ठीक है, आरा छपरा जो होता है, आरा के नेता थे कौन थे? कुंवर सिंह नेता थे। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 शतक पूरा होने वाला है, एक बार ताली ठोक दीजिए। चलिए क्या 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। 100 यानी कि शतक पूरा हो चुका है सर। आगे बढ़ते हैं, थक चुका हूं लेकिन पढ़ाऊंगा आप लोगों को। लेकिन सर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। जितने भी आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जो भी है शेयर करिए। अभी तक ऐसा आप लोगों को कोई भी नहीं पढ़ाया था इस प्रकार का महातांडव सीरीज, इतिहास का कोई भी अभी तक नहीं लेकर आया हुआ है पूरे यूट्यूब में क्लास 12 इतिहास का। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 क्या है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी राज्य समाप्त कर दिया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहां हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। अगला प्रश्न कि महात्मा गांधी के माता पिता का नाम? तो माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी। फिर आगे क्या दिया गया देख लीजिए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब और क्यों गए? तो एक मुकदमे के सिलसिले में गए थे, 1893 ईस्वी को गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 105 क्या दिया? महात्मा गांधी ने क्या है कि केसरे हिंद की उपाधि क्यों लौटा दी? तो तुर्की में अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण रवैयों के विरोध में उन्होंने क्या किया? उसको लौटा दिया। क्वेश्चन नंबर 106 भारत में गांधी जी की प्रथम महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कब और कहां हुई? तो देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर सबसे पहला जो यहां पर उपस्थिति हुआ है 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU में हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 107 है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां और कब किया था? चंपारण में 1917 में क्या था। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? 1918 में हुआ था, याद रखिएगा। अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन भी आपका 1918 में हुआ था। भारत के गृह स्वशासन यानी कि होम रूल आंदोलन के 2 मुख्य नेताओं के नाम बोलिए? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्या कि महात्मा गांधी द्वारा पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया गया? तो चंपारण में शुरू किया गया। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है, ठीक है। चंपारण कहां है? तो बिहार में है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका कथन है? तो सुभाष चंद्र बोस जी का कथन है, याद रखिएगा। आगे चलिए जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया है। यहां पर अगला प्रश्न क्या कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा यहां पर सही आंसर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो 1893 में गए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत तो वापस कब आए? तो 1915 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे क्या कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो 1905 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखिएगा। आगे चलिए काला कानून किसे कहा गया है? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? तो बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो चुका था। यहाँ पर आगे क्या कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो 1920 में आरंभ किया। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और इस मतलब चौरी चौरा का जो हत्याकांड हुआ उसी के टाइम क्या होता है? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। यानी यहाँ पर देखिए 1920 में शुरू होता है हमारा असहयोग आंदोलन और 1922 में उसको वापस ले लिया जाता है। फिर आगे क्या कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई? तो 1 जनवरी 1922 को इलाहाबाद में हुआ था। असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया तथा यह कब से कब तक चला? तो महात्मा गांधी ने इसको चलाया था, शुरू किया था। 1920 से लेकर 1922 तक चला था, अभी मैंने आपको समझा दिया। फिर आगे क्या कि चौरी चौरा कांड कब और कहां हुआ? तो 1922 में हुआ था, गोरखपुर के चौरी चौरा गांव में हुआ था। दांडी यात्रा किसके द्वारा शुरू किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखिएगा। दांडी यात्रा कब शुरू किया गया? तो 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया। कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 क्या है कि गांधी जी ने नमक कानून कब भंग किया? तो 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग कर दिया गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब पास किया गया? तो लाहौर अधिवेशन में पास किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन हमारा 1942 में शुरू हुआ था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 134 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, करो या मरो। देखिए सही बात है, वीडियो को देखो या फिर छोड़ो। अगर देखो तो अच्छा रिजल्ट, नहीं देखो तो भाई खराब रिजल्ट हो सकता है। तो आपको यहाँ पर आपका भी करो या मरो का यहाँ पर बात है। तो करो या मरो, या तो आप पढ़ाई करो या फिर आप फेल हो जाओ। तो करो या मरो का जो नारा है किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को दिया सर एक नारा दे रहे हैं, क्या दे रहा है कि पढ़ाई करो या फिर फेल हो जाओ। ये नारा आप लोगों के लिए है, लेकिन अभी आप लोगों को पढ़ना है पुष्पा स्टाइल में कि मैं खाली
पढ़ेगा साला। तो चलिए सर, यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट हर एक क्वेश्चंस को बताया, शायद आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ये हमारा महातांडव सीरीज चलता रहेगा। 400 प्लस क्वेश्चंस आप लोगों से मैं डिस्कस करने वाला हूँ, हर एक चीज को बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।